बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, एक जानब तो जनाब आसिफ अली ज़रदारी, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनाब अलीम ख़ान, जनाब सादिक संजरानी, जनाब चौधरी शुजात हुसैन की राजगाह पर इकट्ठे होकर उनका ये कहना था कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है, मसाइल हल करने हैं। और वहाँ ये बात भी की गई एक दफ़ा फिर कि मिसाक मईशत कर लिया जाए, और वहाँ ये बात भी हुई कि PTI समेत तमाम को दावत है कि वो मुल्की मसाइल हल करने में इकट्ठे होकर चलें। लेकिन दूसरी जानब हमें PTI की जानब से जो चीज़ें सामने आईं कि उन्हें कह दिया गया है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ना MQM, इनसे तो बात ही नहीं करनी। अगर बात ही नहीं करनी तो क्या इतनी नशिस्तों के साथ वज़ीर आज़म बन सकता है? अगर बात ही नहीं करनी तो क्या मुल्की मसाइल मिल के हल हो सकते हैं? अगर बात ही नहीं करनी तो क्या आपको जो वोट मिले हैं किसी न किसी सूरत, उनको आप जस्टिफाई करेंगे, उससे इंसाफ कर सकेंगे? बहुत अहम सवालात हैं। आज जनाब शहबाज शरीफ ने लाहौर में और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि हम वसी तर मुल्की मफाद के अंदर वो मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म का वोट देंगे, वज़ारत उज़्मा के लिए हिमायत करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्हीं सारे मौज़ूआत पे और फिर ख़ास तौर पे ये ख़बर आ जाना कि पंजाब में वज़ीर आला के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ, उनका नाम सामने आ गया है। क्या सूरत हाल होगी? सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में तमाम जमातें वो एक दो नशिस्तों के साथ, मुस्लिम लीग नून की दो कम हैं, JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इसी तरह KPK के अंदर जनाब गंडापुर साहब का नाम सामने आया है, और वो कब सामने आएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन क्या हम फिर से तो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे? माजी में हमने देखा, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, और मोटरवे पे जो हमने वो शोले भड़कते देखे और किस तरह हमने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल देखा। अल्लाह ना करे वो फिर से ऐसा ना हो। बल्कि आज जो तमाम तर सियासी कायदीन थे, उनकी बैठक में अगर ये दावत दे दी गई है तो खुदारा उस पर गौर कीजिए, आगे बढ़िए और पाकिस्तान को मुआशी जो दलदल है उससे निकालने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन ख़ान, बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और पेशावर से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब अकील यूसुफ़ज़ई, बहुत शुक्रिया अकील यूसुफ़ज़ई साहब आपके वक्त का। हसन खान साहब, अभी हम इकट्ठे ही बैठ के देख रहे थे, बल्कि वहाँ पे पहले मौजूद थे, फिर प्रोग्राम के लिए आए, क्या देख रहे हैं आप? देखें फैज़ी साहब, मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया सियासी लीडरशिप ने कि जो एक अनसर्टेनिटी की जो सूरत हाल थी, उसको फ़ौरी तौर पर जो है उसको डाइल्यूट किया गया। आपको पता है कि जब से इलेक्शन हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें काफ़ी वो जो है ना फॉल आया है। साथ साथ आपने ये भी ख़बरें देखी होंगी कि ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन है या बिज़नेस कम्युनिटी है, या आज से 2 या 3 दिन पहले की ख़बर है कि वो पाकिस्तान से बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं बाहर मुल्कों में। द रीज़न वाज कि जो नताइज सामने आए थे इलेक्शन से, उससे लग ऐसा रहा था, और फिर तज्ज़ियाकार भी यही तज्ज़िया कर रहे थे कि शायद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रहेगा और तवील मुद्दत के लिए इस्तेहकाम आने का कोई इम्कान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये फ़ैसला किया है कि मुल्क की मफाद की खातिर और सियासी इस्तेहकाम की खातिर जो है, क्योंकि मुल्क को जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि माशी दलदल में इस वक्त फंसा हुआ है, उससे निकालने के लिए मेरे ख़्याल में इससे अच्छा फ़ैसला नहीं हो सकते। वरना अगर ये सूरत हाल जारी रहती तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन हुआ है तो मेरे ख़्याल में लोगों का जो है वो ट्रस्ट जिसे कहते हैं वो सियासी निज़ाम से उठ जाता, और सियासी क़यादत जो है उसकी ज़िम्मेदार होती कि लोग यही कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की, वो ज़ाती मफाद के लिए, ओहदों के लिए
وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ملک کے جو مسائل ہے یا اس وقت جو درپیش صورتحال ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ معاشی صورتحال آپ کے 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں امن و امان کا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ سر فہرست ہے. اسی طرح بین الاقوامی تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں کافی وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اس خطے کی جو صورتحال ہے ہمارے پڑوسی اگر افغانستان دیکھے یا ہند کے ساتھ یا دیگر ملکوں کے ساتھ بلکہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں کوئی بھی ملک جو ہے ایک انسٹیبل پالیٹی جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکتا ہے اور موضوع بھی نہیں ہے. تو ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سیاسی قیادت مل کے کہا کہ اس صورتحال سے ہم نے ملک کو نکالنا ہے. چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو گئی، چارٹر آف ڈیموکریسی ڈسکس ہو گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ آؤ اکٹھے بیٹھ کے ملک کے حالات کو سدھارنا ہے اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا کام بھی نہیں. اچھا احمد منصور صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بہت سارے سوالات ہوئے. اس میں ایک سوال کیا، آپ تو خود وزیر اعظم کے امیدوار تھے. انہوں نے کہا دیکھیں، اور ماضی کے کچھ حوالے دیے گئے اور جو کمپین کے اندر ان کی گفتگو تھی اس کے حوالے دے کر کوشش کی گئی کہ ایسا جواب نکالا جائے جو انہوں نے نہیں دیا بڑی میچورٹی کے ساتھ. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی یا ہم اپنی سیاست دیکھیں تو پھر ملک کون دیکھے گا، پاکستان کھپے. انہوں نے بھی کہا اور جناب زرداری نے بھی کہا رات گئے جو پریس کانفرنس ہوئی، یہ پاکستان کھپے. وہ تو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی سب کو دعوت دے رہے ہیں اور شجاعت صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی کو پیچھے ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن جو مان ہی نہیں رہے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، میں تے بس وہی لیساں نہیں تے بس، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جواد فیضی صاحب، میں تو یہاں کہوں گا بہت اچھا یہ آج جیسچر تھا. دیکھیں پرائم منسٹر آپ کینڈیڈیٹ تو نامزد کرتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا جب الیکشن کمپین کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس میں بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے تھے، نواز شریف کے تو اشتہار بھی چھپ گئے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف، باقی جماعتوں کے بھی اپنے اپنے وزیر اعظم تھے. تو جب ابھی صورتحال بدلی ہے تو آج تو نواز شریف نہیں کہہ رہا کہ میں نے لازمی بننا ہے، آج تو شہباز شریف نہیں کہہ رہا کہ میں نے ہر صورت میں بننا ہے، اور بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کھپے. تو یہ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. لیکن یہاں مجھے یہ توقع تھی، مجھے ہے اور ابھی بھی ہے کہ یہ جو پاکستان کھپے ہے یہ ابھی آدھا کیا گیا ہے، آدھا کھپے ہے. پورا پاکستان کھپے ہے تو پھر بلاول بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری کو اس بوجھ کو شیئر کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دے کے سائیڈ پہ بیٹھ جائیں گے اور صرف سپورٹ کریں گے اور وہ حکومت چلائیں. جب آپ کو ادراک ہے کہ حالات بہت پریشان کن ہے پاکستان کے، مل کر چلانا ہے تب یہ ملک چلے گا. پاکستان کھپے کی پوزیشن ہے تو پھر آپ کو یہ وزارتیں اس وقت کوئی مکمل کا وہ نہیں ہے، یہ تو اس وقت ذمہ داری ہے. آپ کو یہ ذمہ داری اب آگے بڑھ کے لینی ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب نے کہا بھی احمد بھائی کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت صرف چاہ رہے ہیں اور سارے مل کے اکٹھے بیٹھے ہوئے. یہ بڑا وہ سفر ہے جو بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بہرحال اور اسی میں یہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب اس پہ صرف پنجاب کا نہیں سوچنا کہ یہاں کوئی ان کو اینٹی نون لیگ ووٹ بینک کو سیکیور کرنا ہے تو وہ وزارتیں نہیں لیں گے تو شاید ان کو بڑا کچھ مل جائے گا. اس وقت اس سے جب آپ ایک نعرہ لگا رہے ہیں اور ضرورت ہے تو آپ وزارتیں بھی لیں، حکومت میں بھی آئیں، پھر پورے اتریں اس سارے ایک جو آپ نے چیلنج دیا ہے. جو آپ نے بات کی کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو اس سارے سے غرضی نہیں ہے، وہ اپنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا، اس کا استحقاق ہے، ان کو مینڈیٹ ہے. لیکن یہاں تو یہی تو لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. مطلب کیا عوام خیبر پختونخوا کے عوام سے مجھے تو بڑی ہمدردی ہے یہ جو نام سامنے آیا اور جو باقی، تو کیا صرف ایک محاذ ارائی ہی کی سیاست ہے؟ کیا ایک صرف ٹکراؤ کی ہی سیاست ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ آپ نے صرف نظام کو ڈی ریل کرنا ہے، سٹیبل نہیں رہنے دینا، آپ نے ایسی پولیٹکس کرنی ہے؟ وہاں ابھی اور اچھے نام نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور اس میں ابھی جو ایک آپ کیسے آپ لیڈر ہیں کہ ابھی الیکشن ہوا ہے، آپ سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہوا ہے اور آپ وہاں پہ یہ داغ رہے ہیں کہ نہ نون کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھوں گا. سیاستدان یہ ہوتے ہیں. یہاں پہ یہی ایک پرابلم ہے جس کا سولوشن چاہیے. اس ملک کو سب کو مل کے بیٹھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ باقی پولیٹیکل فورسز کو اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اگر اڈیالہ سے کوئی ایسی بری خبر آئی بھی ہے، ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے اس کو منانے کی، سمجھانے کی کہ بھائی وہ آپ کے مقدمات، آپ کی چیزیں جو آپ نے کیا، وہ آپ بویا، وہ آپ کاٹ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. الیکشن ہو گئے ہیں، کچھ مل کے مفاہمت کی طرف بندہ چلے.
कुछ एक कौमी एजेंडे पे तो एक हो जाए, आप सियासत भले अलग अलग करें, इस पे बहल आगे जाना चाहिए। जाना चाहिए। अकील यूसुफ जई साहब, ये जिस तरह अहमद मंसूर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो चाहते, कुछ अर्सा पहले तक तो ये कह रहे थे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पैगाम भेजता हूँ, मुझे जवाब ही नहीं आता और लाइन ही नहीं मिल रही। लेकिन अब जब अहले सियासत कह रहे हैं कि आइए फिर से पाकिस्तान का सोचिए, तो वो कह रहे हैं नहीं, इन जमातों से बात ही नहीं हो सकती। तो उधर से तो जवाब हो गया हुआ कि हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है और पिछले जो गुनाह हैं वो दोहरे हैं। तो ये किस किस्म की सियासत है कि जो कहते हैं कि आइए एक प्लेटफार्म पे, एक असम्बली के अंदर, एक फ्लोर पे हमने बैठना है, वहाँ मिलने की बात नहीं हो रही और किसी और तरफ देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल अहमद मंसूर साहब और हसन साहब ने जो तज्जिया किया है एक फ्रेमवर्क में रीजनल और या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी खतरात या दरपेश चैलेंजेस जो है, उसका तकाजा तो फैजी साहब यही था जो आज हमने मज़ाहिर देखे हैं। 2-3 दिन से पाकिस्तान के चंद मेन स्ट्रीम मीडिया के तज्जियाकार तो पूरे निज़ाम ही को लपेटने के चक्कर में थे अपने हाँ तज्जियों। जी, यस। वो तो उस वक्त नताइज देना शुरू हो गए थे जब बक्से भी नहीं खोले गए थे। बहरहाल ये हमारी मीडिया की भी तारीख है, यहाँ पर तलखी को परवान चढ़ाया गया है, उसको एक बिजनेस बनाया गया है, उसके लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है। आपने अमेरिकन मीडिया के और अमेरिकन हुकाम की फिक्रमंदी देखी है, उनको इजहार राय की बड़ी फिक्र है, उनको इंसानी हकूक की बड़ी फिक्र है। नहीं, लेकिन यूसुफ जी साहब, आज अमेरिका ने ये कह दिया है कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी हम उसके साथ चलेंगे। ये आज बयान आ न गया। चले तो न चले तो उससे क्या पड़ता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान काफी आजाद मुल्क है बाज लोगों के तज्जिए के बरक्स। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो टॉप संजीदा लीडरशिप है, लीडरशिप एक तो हम मदारीपन दिखाते रहे हैं ना। आज भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि सबसे पहला वज़ीर आला हमने मुंतखब किया, नामजद किया सारी, मगर उसकी जो है ना शोहरत और उसका बैकग्राउंड और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, मैं तो इस सूबे के एक शहरी की हैसियत से मैं तो कभी भी उस पर फख्र नहीं करूंगा। वो तो एक और मोर्चा बनाया गया है, एक तजुर्बागार से एक और मोर्चा बनाया गया है और उसी नामजदगी से आप अंदाजा लगाए कि जेल में बैठा शख्स उसके अज़ाइम क्या है, उसका रवैया क्या है और वो क्या करने जा रहा है। मगर ऑन द अदर हैंड, जिस तरह हसन साहब ने बताया भी, जो सीरियस और नुमाइंदा पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप है, उन्होंने आज बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि हम पाकिस्तान को बहरान से भी निकाल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात के बावजूद पाकिस्तान के मफाद में बैठ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का स्ट्रक्चर बगैर खैबर पख्तूनख्वा के कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है या क्या होगा, बाकी 3 सूबे और मरकज में जो है ना वो एक स्ट्रक्चर और खाका जो है ना वो क्लियर हो जाए। हसन खान साहब, आपका भी उसी सूबे से ताल्लुक़ है। ये जो हमने एक चाय का कप और उसके इव्स हमने क्या कुछ भुगता और फिर हम देखते रहे और बम धमाके, कत्ल गारत, हमारे जवानों पे हमले, अब क्या सूरत आगे नज़र आ रही है? खदशात बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये क्यों जहन में हमारे आता है, क्यों लोग ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं? देखिए फैज़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो मैं जब ये इलेक्शन हुए, उनके नताइज सामने आए, तो मैंने एक कमेंट्स किया था कि पख्तूनख्वा जो है वो 2013 से अब दोबारा वहीं से शुरू करेगा। अच्छा 10 साल पहले जो सूरत हाल थी और इस लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर, बिल्कुल ये 10 साल जो थे ये समझ ले। और ये मेरे ख्याल में ये कोई हर एक, अगर आप पख्तूनख्वा जाए, देखिए ये इलेक्शन कैंपेन की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ फैज़ी साहब। जब कैंपेन चल रही थी तो 2 शहरों के दरमियान मुकाबला था कि कराची में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कैसे हैं, सिंध में जो है कहाँ पे सड़कें बनी हैं, कहाँ पे चौराहे बने हैं, कहाँ पे अस्पताल बने हैं, और दूसरी साइड से पंजाब में लाहौर में क्या है, वहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशंस है। लोग सिंध जाते हैं इलाज के लिए या लाहौर जाते हैं इलाज के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि किसी ने इसमें ये नहीं कहा कि पेशावर
جس کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ دنیا کا بہترین صحت کا نظام لے آئیں گے, وہاں پہ بہترین پولیس کا نظام جو ہمارے دعوے تھے وہ ہم انٹروڈیوس کریں گے, بہترین لینڈ ریفارم جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کریں گے, بہترین وہاں پہ ہماری جو ہے برٹش ٹائپ کا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا, جہاں پہ ایون پولیس چیف جو ہوگا وہ بھی الیکٹڈ ہوگا. تو 10 سال بعد کسی نے یہ نہیں کہا الیکشن کیمپین کے دوران کہ 10 سال میں خیبر پختونخوا کا کوئی ایک شہر, چلو خیبر پختونخوا سمجھ لیتے ہیں کہ پشاور کا نام آپ نے پوری کیمپین میں نہیں سنا ہوگا کہ جی وہاں پہ کیا کوئی ہاسپٹل بنا ہے, کوئی یونیورسٹی بنی ہے, کوئی سڑک بنی ہے, کوئی موٹر وے یا کوئی ہائی وے فار دیٹ میٹر, کوئی چوک جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. موٹر وے پہ ایک چیز میں نے دیکھی تھی سوات والے موٹر وے پہ نا, کہ وہ میں نے جلا ہوا دیکھا اور اس کے بوتھ شوت بھی جلے ہوئے. کوائٹ انفارچونیٹ, بالکل وہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو آن اے سیریس نوٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی. ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں, خواہ وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں خواہ وہ پروونشل اسمبلی میں ہیں, وہی صورتحال ہوگی جو 2013-14 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 120 دن کا دھرنا تھا. ہمارے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے وہ ڈی چوک میں سٹیج پہ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈانس کر رہے تھے, لیکن چلو وہ بڑے خوش تھے کہ سارا جو رقص کر رہے تھے. تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 5 سال جو ہے نا وہ اسی طرح ہی چلتے جائیں گے. اور یہ میں سیریسلی سن آف دا سائل کہ پاکستان میں اب صرف زیادہ جو فوکس ہوگا وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, لیکن میں پختونخوا کی طرف کو اتنا اپٹمسٹک نہیں ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں پختونخوا اتنا انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے, جس طرح پنجاب ہے, جس طرح سندھ ہے, جس طرح بلوچستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مرکز میں جو بھی حکومت ہوگی, بجائے اس کے کہ اس میں چلے کہ جی وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا گزشتہ 5 سال, اس سے پہلے جو 5 سال جو میں نے کہا 2013 سے, میرے خیال میں کوئی نہ کوئی کچھ اس طرح کہ وہاں پہ جو لائن آرڈر, ابھی بدقسمتی دیکھیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں خیبر پختونخوا کی پولیس نے جو قربانیاں دی ہے وہ میرے خیال میں کسی سے کم نہیں. وہ فرنٹ لائن دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے. لیکن کل پرسوں آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پختونخوا کے پولیس ان کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اگر رویہ آج سے ہیں تو آگے آپ خود اندازہ لگائے کہ کیا ہوگا. صاحب ہم نے کوشش کی ہے مختلف جماعتوں کے اکابرین سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جائے. جمعیت علماء اسلام کے ترجمان جناب اسلم غوری وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم غوری صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں جواب؟ اللہ کا شکر. اچھا غوری صاحب, آج پریس کانفرنس دیکھی ہم نے اور بہت ساری قداور شخصیات تھیں, لیکن مولانا اس میں نہیں تھے. آپ کا شاید کوئی اجلاس چل رہا ہے مجلس عاملہ کا, تو کیا اس کے نتائج سامنے آئیں گے, کیا فیصلے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا مجلس عاملہ کا اجلاس تھا آج اور کل بھی جاری رہے گا, اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک مولانا صاحب ملاقات تو شاید کریں گے. آج بھی میرا خیال شاید شہباز شریف صاحب ملنے آ رہے ہیں, لیکن فیصلہ ہمارا اسی وقت کوئی آئے گا جب اس وقت ہم یہ ہماری مجلس عاملہ پورا اپنا ایک ڈیسیژن دے دے گی. تو مختلف آراء تھی ہر بندے کی, ہر صوبے کی طرف سے اپنی آراء تھی. ایک حلقے پہ بات ہوئی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نے جو حلقے 7,000 ووٹ ہمارا مسترد کر کے 2,000 سے بندہ جتوایا گیا ہے. ایسی بہت سی کہانیاں ہیں. نہیں تو اس کے لیے غوری صاحب پلیٹ فارم تو موجود ہے نا, اب دوبارہ سے تو نہیں لگتا کہ آپ بتائیے گا کہ مولانا آ رہا ہے, وہ والا چکر تو نہیں ہوگا؟ حضرت ہم نے اسلام آباد ہم سے دور نہیں. اب آپ کو پتا ہوگا جب ہم نے شارع دستور پہ آئے تھے تو 24 گھنٹے کے اس پہ آئے تھے. اب لوگوں نے راستے دیکھنے ہیں یہاں آنے اور جانے کے. بہرحال یہ کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے, کیونکہ کیا ہم اس الیکشن کو مانتے یا نہیں مانتے, اور کیا اس اسمبلی میں ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کیا ہم حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ آج بحث ہوتی رہی ہے, اور امید ہے کل انشاءاللہ کوئی فیصلہ اس طرح کا آ جائے گا. دیگر پارٹی سے رابطے میں نہیں. ویسے غوری صاحب جس جماعت کو جو امید تھی وہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوئیں, اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ سندھ کے اندر آپ کی جماعت کے اکابرین جب روڈ بلاکس کیے ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کون سی یہاں سے آپ لاڑکانہ سے نشستیں حاصل کرتے رہے ہیں جو اب اتنے غصے میں ہیں. یہ غصے کی وجہ کیا ہے جی؟ میرا خیال غصے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک سیٹ کی بات کروں گا, NA 191.
यहाँ मेरा उम्मीदवार जीत रहा था, उसको हराने के लिए 6,500 से ज्यादा वोट मुस्तरद किए गए और इन पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 3,000 वोट से जीता है। ये आप फार्म 47 नहीं तो उसके लिए मुतल्लिका फोरम्स पे आप जाएंगे या सड़क पे आएंगे? ये अब कल इंशाल्लाह तय करेंगे। मुझे फोरमों पे कभी मसले हल होते नजर नहीं आते। मैंने तो ये देखा कि 5-5 साल केस चलते रहते हैं। एक केस थोड़ी है, मैंने तो एक मिसाल दी है। इसी तरह उसी के नीचे PS2 का मसला है। मेरे बलूचिस्तान में 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला, जिसमें हम कामयाब हैं। कुछ में कोयटा शहर की 2-3 सीटें और इस तरह से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम गौर खौज कर रहे हैं। हम किस किस के लिए अदालतों पे जाएंगे, किस किस के पाँव पकड़ेंगे और हमें कोई एक मुश्तरका लाहे अमल हम अपना पार्टी का तय कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, ये PDM के गौरी साहब PDM के सरबराह रहे हैं मौलाना, और मेरा ख्याल है कि आप सबसे मुशावरत करके ही कोई फैसला करेंगे ना? देखिए, PDM एक तहरीक का नाम था जवाद साहब। वो तहरीक खत्म हो गई थी 16 माह की हुकूमत से पहले। अच्छा। उसके बाद जो हुकूमत आई थी वो PDM की हुकूमत नहीं थी। उसमें आपको पता है कि पीपल्स पार्टी थी, ANP थी, ये सब पार्टियां थी जो PDM का हिस्सा नहीं थी। MQM थी, ये PDM का हिस्सा तो नहीं थे। तो अब हो सकता है कि अब आने वाला कल जो नई तहरीक हो तो उसमें PDM के हमारे जो साथी थे कल वो हमारे सामने हों और कुछ और लोग हमारे साथ खड़े हों। आने वाली कल के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपके वक्त का। जनाब अहमद मंसूर साहब, अब ये जो एक नई चीज़ सामने आई है इसको कैसे टैकल करना चाहिए? मेरा ख्याल है चौधरी शुजात साहब और दीगर जरदारी साहब, मियाँ साहब मौलाना को मना लेंगे। देखें, ये सिर्फ इस 2024 और 8 फरवरी के इलेक्शन की बात नहीं है। अब माजी के जितने इंतखाबात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के इंतखाबात देख लें, अमेरिका जैसी जमहूरियत के वहाँ के इंतखाबात देख लें, ये चीज़ें तो आती हैं। हारने वाला बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हार तस्लीम करना। उसको ये लग रहा होता है और वो अपनी जगह सही भी होता है कि ये तो ऐसे था और मैंने ये सोचा था और ये रिज़ल्ट ऐसे नहीं निकला। तो बहरहाल इस्लामाबाद का रास्ता भी सबने देखा हुआ है और बाकी भी रास्ते सबके पास हैं। इतना मेरा नहीं ख्याल कि जो लीडरशिप है, ये तो नीचे असलम गौरी साहब की बात है, लीडरशिप के पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं और उनका जो विजन होता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर होता है, उनको अंदाज़ा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना और जो दीगर जमातें हैं वो इन इंतखाबात को लेकर कुछ इस तरफ ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे जो मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में आप बताएं बचा क्या है? सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम के हवाले से हमारे पास है क्या इस वक्त? अगर फ़र्ज़ करें ये हुकूमत में मौलाना पूरे मुल्क से क्लीन स्वीप करके भी आ जाएं तो क्या ये इस काबिल हैं कि ये मुल्क को चला सकें अकेले? जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुआशी जो मामलात हैं, जो हमारे मुल्क की जो कर्ज़ों की जो सूरत हाल है, यहाँ महंगाई की जो सूरत हाल है, ये मुल्क के डायनामिक सब पार्टीज़ को हमसे ज़्यादा पता है। ये अब ये एक पार्टी का यहाँ पे मैंडेट है ही नहीं। एग्जैक्टली ये आज सारे माने हैं, मुल्क सब मैंडेट है और सबको एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना होगा और इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अहमद मंसूर भाई, ये भी तो खुश आइंद बात है ना कि आज जितने अकाबरीन बैठे थे वो ये कह रहे थे कि किसी एक जमात को मैंडेट नहीं मिला मुनक़सिम है, इसीलिए इकट्ठे बैठना चाहिए। बिल्कुल, और ये ही खुशाइंद है। और ये जो मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, देखें उसमें उन्होंने आज एक सिंबॉलिक, मैं समझता हूँ जो चौधरी शुजात के घर गए हैं, इसकी बड़ी अहमियत है कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को चुना है कि जो वज़ेदार और हमेशा से ही यही रोल उनका रहा है जो माजी में नवाबजादा नसरुल्लाह का था और सारा उसमें मैं समझता हूँ बाकी पार्टियों को भी अब आगे आना होगा। उसमें अब खैबर पख्तूनख्वा का इशू सबसे सीरियस है, उसी पे ही सब आना पड़ेगा और उसका क्या होगा ये देखना होगा। बाकी मैं नहीं समझता कि देखें सूबों में तो मुस्तहकम हुकूमतें हैं, आप बेशक KPK की बात भी कर लें, मेजॉरिटी कंप्लीट है ना वहाँ पे, PTI को एक मेजॉरिटी मिल गई है, जैसी भी बनाए हुकूमत है तो मुस्तहकम। पंजाब में नून लीग के पास है, सिंपल मेजॉरिटी है, कोई इशू नहीं है, मुस्तहकम सूबाई हुकूमत है। सिंध में चले जाएं, पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी है, बल्कि हमेशा से ज़्यादा सीटें हैं, वो 100 क्रॉस कर गए हैं, वो मुस्तहकम हुकूमत है। बलूचिस्तान में भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास मैंडेट मौजूद है, मुस्तहकम। प्रॉब्लम वफाक में है और पाकिस्तान का मसला भी इस वक्त वफाक ही है। तो जब सूबों में मैंडेट एक क्लियर है तो फिर वफाक में सबको मिलके आना है ना इस मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अकील यूसुफज़ई साहब, हमने ये देखा कि सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी कौमी और कौम परस्त जमातें हैं, उनके अकाबरीन मशरान जो हैं
उनको अब अहमियत दी गई। ये KPK में कोई भी किसी भी जमात का सरबराह, वो एमल वली ख़ान हो, वो जनाब सिराजुल हक हो, आफ्ताब अहमद शेर पाओ हो, हाजी ग़ुलाम अहमद बलोच जैसी शख्सियत हो, ये क्यों नहीं आ सके? क्या चल गया वहाँ? कि मौलाना फजल रहमान मौलाना भी हार फजल गए रहमान उधर भी से। इस सूबे से नहीं आ सके। अकील यूसुफ ज़ई साहब। अकील साहब की आवाज़ उनको भी नहीं यकीन नहीं आ रहा कि हमने इतना बड़ा मैंडेट जी अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है। हेलो जी आ रही। जी मैं ये कहना चाहता था फैजी साहब कि जो लोग जीत गए हैं, जिस पार्टी की जानिब आपका इशारा है, और अहमद मसूद साहब ने उस पर तबसरा भी किया, उनको खुद यकीन नहीं आ रहा है एक बार फिर कि हम इतनी भारी मैंडेट के साथ जीत गए हैं। अच्छी बात तो यह है कि हमने जो कैटेगराइजेशन की दर्जाबंदी की थी, तजिया किया था, संस्था बैठे हुए, उसमें तो ये था कि JUI पहले नंबर पर आएगी, मतलब तैयारी भी थी, और उनकी जो है ना सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से वो बेहतर थी। ANP और तहरीक इंसाफ में से दो पार्टियों में एक ने दूसरे नंबर पर आना, तीसरे नंबर पर। अब तो पता चला कि नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को या वोटर्स को या जो चंद पर्दा कुव्वत है, उनको तो खैबर पख्तूनख्वा के न अमन से दिलचस्पी है, न बर्दबारी से दिलचस्पी है, न तहम्मुल मिजाजी से दिलचस्पी है, न सियासत से दिलचस्पी है। उनको जिंदाबाद और मुर्दाबाद से दिलचस्पी है। और फिर उस पर इतने बड़े मैंडेट के अंदर रहते हुए आपने खैबर पख्तूनख्वा जैसे तारीखी और बहुत ज्यादा मैच्योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले सूबे से एक ऐसे शख्स को चीफ एग्जीक्यूटिव चुन लिया है जिसका मैं अब उस पर तफसील नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात हसन खान साहब ने बड़ी अच्छी की है। देखिए फैजी साहब, जो दरपेश चैलेंजेस है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत की जानिब से इस सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला और उसकी पार्टी को मुबारकबाद दी जा रही है। हमारी वो सिक्योरिटी की चैलेंजेस है, जो एक लॉबिंग हो रही है, जो यहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है। आप आते रहे हैं, हसन साहब तो है इधर के, अमन महसूस से भी आते रहे हैं, बल्कि हम आ भी रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस वाले तजुर्बे के बाद और इतनी गैर संजीदा शख्स को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद कि उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये है, इसकी एबिलिटी सिर्फ ये है कि वो गाली गलोच में और वो जो है ना धमकियों में और वो अपने लहजे की वजह से इमरान खान साहब की मजमूम मकासद को पूरा करेंगे। आपने खैबर पख्तूनख्वा को बारूद के ढेर पर बिठा रखा है, और इन लोगों को सीनियर लीडरशिप को साइड पर करके, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं तो इसमें धार्मिक और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पर जब एडजस्टमेंट होगी और वहां से जब रिएक्शन आएगा, तो फिर हसन साहब की बात, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है हसन साहब। यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ बहुत तस्दीक करके कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की 25% ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो इस्तीफे लिख कर जो है ना तैयार बैठे हैं कि अगर इस किस्म की हुकूमत आती है तो हमें उस वज़ीर आला या उस चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ काम नहीं करना है। तो सिक्योरिटी इश्यूज और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, फाइनेंशियल तो है ही। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर तकरीबन 1400 अरब डॉलर का अरब रुपए का कर्जा है। तो मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा के मामलात जो है इससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। जो लोग बैठते हैं मौलाना फजल रहमान साहब समेत, उनको ये सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर बारूद के ढेर से बचाया जाए, और इमरान खान साहब यही चाहेंगे। मैं नाम क्यों न लूं, इसमें क्या बुराई है, इसलिए कि सब लोगों को उसके बैकग्राउंड का भी पता है, अज़ाइम का भी पता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा यूसुफ ज़ई साहब कि आज PTI के बाद अकाबरीन जमात इस्लामी पेशावर गए सूबाई हेड क्वार्टर, और फिर उसके बाद उनका निशान चाहिए, वो जमात चाहिए। प्रोफेसर इब्राहिम साहब की तरफ से ये बयान भी आ गया, बड़ा, मैं तो जो देख रहा था बड़ा तल्ख बयान था। लेकिन ये क्या है, निशान कौन सा मिलेगा? और अगर वो राजा नासिर अब्बास साहब की जमात की तरफ जाते हैं, फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? और जमात इस्लामी अगर अपना निशान दे देती है तो फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? नहीं, वो जो मेरी मालूमात है जमात इस्लामी ने माजरत कर दी है जी। और जमात इस्लामी तो अभी शाम को जो 2 सीटें थी उससे भी हाथ धो बैठी है। तो मेरे ख्याल में ये खबर तो मुसद्दका है कि उन्होंने कहा है कि हम इस किस्म के सेटअप में बिल्कुल आपके साथ या किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारा मैंडेट भी नहीं है। तो इस वक्त पेशावर के अंदर बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल इसके बावजूद बनी हुई है कि
ये लोग कह रहे हैं कि हम मैंडेट लेकर आ रहे हैं, लेकर आए हैं, इनके पास मैंडेट है, मगर साथ में ये भी कह रहे हैं कि 4-5 हल्के जो हमने हारे हैं वहां पर दान ली हुई है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कंफ्यूजन उसी बरसर इक़्तिदार आने वाली पार्टी के अंदर है। और इसके अलावा पार्टी के अंदर एक बार फिर हस्बे मामूल हस्बे रिवायत एक बार फिर हस्बे साबिक जो है ना बोल दिया ना, दड़बंदी भी जारी है, ग्रुप बंदी भी जारी है, और पेशावर इस वक्त इस किस्म की सरगर्मियों का मरकज भी बना हुआ है। बना हुआ है। हसन खान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो दड़े बंदियाँ एक जमात के अंदर हैं, क्या आसानी से कबूल कर लिया जाएगा वज़ीर आला के नाम को? और जब मैंने अकील यूसुफ ज़ई साहब से सवाल किया कि किसी जमात का नाम या निशान उसका हुसूल अगर होता है तो फिर उसको भी आसानी से कबूल कर लेंगे PTI KPK के रहनुमा या ज़िम्मेदारान? देखिए, पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो आज़ाद ग्रुप जिसे इस वक्त वो पार्टी नहीं है, वो एक आज़ाद ग्रुप है। मेरे ख़्याल में उसमें जो अभी इस वक्त तो शायद इतने ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज से 1-2 दिन पहले एक जगह पे हम बैठे थे, ये डिस्कशन हो रही थी, तो जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके हवाले से कि शायद उसका जो अंदाज़े तकल्लुम है, अंदाज़े या जिस तरह तखातुब वो है, तखातुब है, अंदाज़े तखातुब है, वो शायद उसके साथ काम करना, ये उस एक शख्स का उसके जो बड़े क्लोज रहे हैं यूसुफ ज़ई साहब ने तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया हमें कि ब्यूरोक्रेसी तो नहीं, ये डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए इस वक्त आपकी जो पुलिस की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई कबायली सा टसल भी चल रहा है। मतलब है कि इतने आगे एक दूसरे के साथ ये गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दड़बंदी ना सिर्फ ये है कि वो तो ब्यूरोक्रेसी की बात की या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मेरे ख्याल में विद इन जो ग्रुप है इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे। अभी तो खैर आतिफ खान साहब ने भी डिनाई किया है कि मैं वो जो उनका जो बयान चल रहा फैसला है, लीडरशिप का जो फैसला है वो मुझे मंजूर है। मुश्ताक गनी साहब ने भी कहा कि मुझे मंजूर है। बाकी दीगर जहाँ से शाहराम खान या असद कैसर या जहाँ से भी आवाज़ें आ रही थी उन लोगों की टाइम ऐसा है कि शायद इस वक्त वो अच्छा नहीं समझते कि वो लीडर के जो फैसला है उसके। बाकी ये जब पार्टियों के हवाले से अगर आप देखें तो कल परसों से इनकी जो लीडरशिप है, स्पेशली बैरिस्टर गौहर, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी पार्टी के साथ जाने के लिए वो नहीं है। यहाँ तक कि जो उनकी जो पंजाब की आदत वो उनके जो तर्जुमान है वो भी ये कह रहे थे, रऊफ हसन साहब, उसके इंटरव्यू आपने देखे होंगे, वो कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो है उसको रिवाइव करें। तो अचानक ये जमात इस्लामी के साथ, और जमात इस्लामी का तो परसों संडे को सिराजुल हक साहब की मेरे साथ एक इंटरव्यू थी खैबर टेलीविज़न के लिए, उसमें उसने कहा था कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हम अपना, क्योंकि जब हम अपना मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो क्यों फिर हम अपना जो सारा है वो पार्टी नाम और साथ ही जो सिंबल्स है वो किस तरह वो हम दे सकते हैं। कहते हैं इस तरह वो मुश्किल है। बाकी ये जो दूसरी जो जिस पार्टी की तरफ आपने इशारा किया, ये एक सेक्टेरियन मैं समझता हूँ कि एक उसकी एक इंक्लिनेशन है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स जो है वो अगर हम देख लें तो इसी हवाले से ये काफ़ी सेंसिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि शायद स्पेशली अगर हम हज़ारा डिवीज़न को देखें या मलाकन डिवीज़न को देखें या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को देखें या स्पेशली हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, और ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं, स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब, उसको बुरी तरह शिकस्त भी मैं कह सकता हूँ कि हुई है। तो जब इस किस्म का एक इतिहाद हो जाता है या सारी जो PTI है उसको ज़म किया जाता है वहदतुल मुस्लिमीन में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसका एक रिएक्शन होगा, क्योंकि किस तरह एक डोमिनेटेड सेक्ट है वहाँ पे, ओवरवेलमिंगली डोमिनेटेड सेक्ट है, किस तरह वो एक ऐसे सेक्ट के जो क़यादत है उसकी क़यादत में वो काम करेंगे जो कि जिनके बारे में मैं कहता हूँ सेक्ट्स जो फ़िरके हैं इनके दरमियान काफ़ी एक टेंशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, बाकी पंजाब की हद तक तो आपको पता होगा, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा इस किस्म की चीज़ पे लोगों को या इस किस्म के फ़ैसले पे आम आदमी को। जिस तरह मैंने आपको 3-4 डिवीज़न की बात की, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो हो सकता है शायद वहाँ पे इतना रिएक्शन ना आए, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और मलाकन डिवीज़न, फिर हज़ारा डिवीज़न, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसका एक असर होगा, बल्कि नेगेटिव असर होगा। अहमद मंसूर साहब,
آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو یہ کہا کہ وزارتیں نہیں لیں گے لیکن حمایت کریں گے، اسی طرح ایم کیو ایم ان کے بہت سارے اراکین نے میں جب کراچی گیا انتخابی پروگرام کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی بلکہ ہم نے ہر جماعت سے جو اتحاد کیا ہے وہ اس نقطے پہ کیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، مقامی حکومتیں، ان کو اختیارات دیے جائیں، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزارتوں کا حساب سے کیا منظرنامہ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں فیضی صاحب، ایم کیو ایم تو وزارتوں کو انکار نہیں کرے گی، ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کو لینی بھی چاہیے۔ دیکھیں ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ عوام نے، کراچی کے عوام نے، اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے بڑے عرصے بعد ان کو واپس ملا ہے۔ تو وہ اختیار کس لیے ملتا ہے؟ اسی لیے مینڈیٹ ملتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کروائیں گے، ان سے کچھ امیدیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم وزارتیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں۔ کچھ میرے بھی دوست ہیں ان کو، ہاں باقی ان کا جو وہ سٹانس ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا۔ ان کی وہ پولیٹکس کا حسن ہے کہ وہ حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور بیک وقت وہ اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن بہرحال وہ مکمل طور پہ اس حکومت میں آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے ایم کیو ایم کی جہاں تک بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بظاہر تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کو لے لینی چاہیے، ان کو بھی لینی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بڑی جماعت ہے، ان کا فیصلہ، وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہنا جانتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں اس حالات کا جو جبر ہے وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ وہ اس حکومت کا باضابطہ حصہ بنے اور اس میں وہ اختیار بھی لیں اور ذمہ داری بھی لیں۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں اگر فوری طور پہ وہ نہیں بھی ہوں گے تو وہ پیچھے نہیں رہ سکیں گے۔ ان کو یہ سارا کچھ، کیونکہ ان کے بھی تو جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی کچھ توقعات ہیں، وہ توقعات اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، عقیل یوسف صاحب، میں نے پہلے بھی کہا، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جتنے بھی منشور تھے، جتنی بھی جماعتوں کے، یقیناً عرق ریزی کر کے عوامی مسائل کو سامنے رکھ کے وہ سامنے آتے ہیں، تو کیا ہی اچھا نہ ہوگا کہ بجائے میری جماعت کا منشور یا تیری جماعت کا منشور، اس میں جو چیدہ جو ایسے پوائنٹس ہیں کسی بھی جماعت کے ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کر لیا جائے آنے والی حکومت میں؟ دیکھیں، جو ہم بات کرتے رہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ اس پر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے معاملات صرف یہ کہ پنجاب اور سے بالکل ڈفرینٹ ہے، بلکہ وہ خطرناک اور چیلنجنگ بھی ہے۔ ہم جو منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو خیبر پختونخوا میں منشور یا ترقی یا تعلیم کا فروغ یا صحت کا فروغ، یہ تو اپنی جگہ پر ہمیں 2-3 چیزیں درپیش ہے جس سے تمام پارٹیوں کو نمٹنا پڑے گا، خاص کر شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اس لیے کہ پیپل پارٹی کا تو خیبر پختونخوا بلوچستان کے حوالے سے جو لہجہ ہے، رویہ ہے، وہ بہت مثبت رہا ہے ہمیشہ، تحریک نون کے مقابلے میں یا تحریک انصاف کے مقابلے میں، کسی اور پارٹی کے مقابلے میں۔ تو ہمیں تو آپ نے ابتدا میں یا انٹروڈکشن میں میثاق معیشت کی بات کی، ہمیں خیبر پختونخوا کو تو میثاق اخلاقیات کی اشد ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ ہم جس قسم کے لوگوں کے نرغے میں جا رہے ہیں یا گئے ہیں، اس سے ہمارا معاشرتی ڈھانچہ کس طرح نکلے گا۔ یہاں پر ویسی بھی ڈپریشن ہے، یہاں پر ویسی بھی بے روزگاری ہے، یہاں پر ویسی بھی سینکڑوں لوگوں کو، مجھے، آپ کو، سیاستدانوں کو اور اداروں کو گالیوں پر پاکستانی یا پختونوں کی یا اس صوبے کے بجٹ سے کروڑوں روپے دے کر جو ہے نا وہ اس کام پر لگایا گیا، ان کی تربیت کی گئی ہے۔ دوسری بات یہاں پر سیکیورٹی کی ہے۔ دیکھیں جو ڈیٹا سامنے آئے ہیں فیضی صاحب، اس کے مطابق جب الیکشن ہو رہی تھی 8 اور 9 کو، اس دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر 56 حملے کیے گئے ہیں اور 9 حملے جس میں پشاور کے 2 مجوزہ یا مبینہ خودکش حملے بھی شامل تھے الیکشن کے دن، کو ناکام بنایا گیا ہے۔ تو اس اتحاد میں ہمیں جو درپیش مسائل ہے اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور خاص کر مولانا عبد الرحمان صاحب کی آپ نے بات کیا، جس طریقے سے ترجمان صاحب نے بہت آئے بائے کر کے جو ہے نا بات کو بہت نارمل لینے کی کوشش کی۔ یہاں پر جو پارٹیاں ہیں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ دیکھیں یہ حسن صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔
इस वक्त JUI डायरेक्ट दाइश के हमलों की जिद में है। आप इस किस्म की जब प्रैक्टिस करेंगे, इस किस्म की सूरत हाल बनाएंगे, तो उससे मजीद जो है ना पाकिस्तान के लिए, मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं, पेचीदगी पैदा होगी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया भी कि इमरान खान साहब के लिए बाकायदा अफगानिस्तान के अंदर से मुहिम चलाई गई। आज मैं एक अहम शख्स से जो है ना, जो एक कलादम तंजीम से उसका ताल्लुक है, बहुत अहम आदमी है, नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने उनसे कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपका लाएहमल क्या होगा? उन्होंने कहा कि इस तरह है कि हमारी 2 टारगेट्स होंगी, एक सिक्योरिटी फोर्सेस कि हम उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, और जो भी पार्टी हुकूमत में होंगी, वो लेफ्ट की है या राइट की है, वो आजाद से है या किसी बल्ले से है या लाटेन से है, हम उनको निशाना बनाएंगे जिस तरह पहले बनाया करते थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मंशूर की, यहाँ पर तरक्की की, तामीर नौ की बात तो बहुत बात की बात है। इन चैलेंजेस को देखकर अगर आपने ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाए, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए, जिसके साथ ब्यूरोक्रेसी नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा? दूसरी बात यह है, देखिए ये शराफ अफजल मरवत की जो है ना, नाम लेने में क्या हरज है? ये कोई रवैया है एक MNA का? आप IG को कह रहे हो कि आप लोगों को जो है ना इतनी DPO समेत जो है मैं जेल में डाल दूंगा। आप लोगों को जेल में होना चाहिए। ये तो पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की नाकामी थी कि आप लोग अभी जो है ना MNA बने हो या फिर मिनिस्टर बने हो। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मामलात को और चैलेंजेस को पाकिस्तान के और रीजन के फ्रेमवर्क में देखने की आशा है। नहीं अकील यूसुफ, चले आखिर में ये भी मैं पूछता हूँ कि ये जो आपने जिस कदर हसास इश्यूज़ की बात की है, अगर अंदरूनी सहूलतकार भी सामने आ जाएं और फिर हुकूमत भी उनकी सरपरस्ती करे, तो ये नक्शा तो फिर खौफनाक बन जाएगा। खौफनाक है ही। अगर किसी को इदराक नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो ज्यादती नहीं करे, तो पाकिस्तान की सलामती के साथ किया रहे। देखिए ये जो 2023 के दौरान फैजी साहब खैबर पख्तूनख्वा पर 892 अटैक्स हो गए, जिसमें 34 सुसाइड अटैक्स शामिल हैं। इसमें 70% अटैक के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। जो 11th फ्लोर में लोग बैठे हुए हैं, जो IG ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, जो खलाबल में बैठे हुए हैं, जो FC के लोग बैठे हुए हैं, जब आप उनको इस किस्म के लोगों के रहम करम पर छोड़ेंगे, जिसका मतलब यह है कि आप खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना एक बदतरीन जंग के उसमें ढांचे की सूरत में जो है ना पेश करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में को इंतहाई नजाकत के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। इसलिए कि इस वाले बंदे को तो इस पर हम बहुत क्लियर है कि इमरान खान साहब के मकासद को, जो कि ब्लैकमेलिंग पर है, जो कि बारगेनिंग पर है, उसको लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह परवेज खटक को इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह महमूद खान को खटक इस्तेमाल किया गया था। मगर इसकी जो तलखी है, इसकी जो तरबियत है, इसकी जो बैकग्राउंड है, वो से तो खुदा जो है ना पाकिस्तान को और हमें बचाए। अल्लाह ताला खैर रखे। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपका, अहमद मंसूर साहब थैंक यू वेरी मच। अकील यूसुफ साहब, जल्दी मुलाकात होती है पेशावर में इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये जिस कदर हसासियत वाले मामलात सामने आ रहे हैं ना, ये कैसे मुमकिन है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान है वो KPK में कामयाब होने वालों को, और हुकूमत अभी बनी नहीं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अकील यूसुफ साहब अभी कह रहे थे, व्हाट इज़ दिस? मतलब जो दहशत गर्द हैं वो मखसूस लोगों को मुबारकबाद देंगे और ईंट से ईंट बजाने की बात भी करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्क की मोहब्बत वो लाजिम है, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, और जो मुंतखब होके आए हैं अल्लाह ताला उन्हें राह हिदायत पे रखे। जो वादे उन्होंने किए हैं, जो कस्में उठाई हैं, अल्लाह करे वो पूरी हों, और यकसुई के साथ पाकिस्तानियत की बात करें, इसके मसाइल हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।